वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर एक बार आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ हम चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है, एक क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। आप 27 जुलाई तक उसको सबमिट करें और इसी प्रकार से मैं बीच बीच में व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, जिससे कि आप अब तक जो पढ़ा है वो आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत उपयोगी है। तो आप उसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी है, आप नोट करें, dr.ravisharma RAVISHRMA.GCS@gmail.com। तो आप इस ईमेल आईडी पर भी असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईआर। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि आईआर की जो एप्लीकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है और आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं, संकेत आते हैं, सूचनाएं प्राप्त होती है और जितनी ज़्यादा सूचना होती है उतनी ज़्यादा हमें क्या है स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। हमें किसी आईआर स्पेक्ट्रम से आईआर वैल्यूज से किन चीज़ों के बारे में जानकारी मुख्य तौर पर चाहिए होती है। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है। कोई ग्रुप पर्टिकुलर उसमें एब्सेंट है या प्रेजेंट है तो उसके बारे में हम उसको सूचना प्राप्त करते हैं, उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं, स्कैन करते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें ये होती है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है किसी ग्रुप के लिए, स्ट्रेचिंग की या बेंडिंग की, तो वो स्ट्रेचिंग की वैल्यू ज़्यादा प्रभावित होती है तो उनके आसपास का एनवायरनमेंट कौन सा है, विच एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, कौन सा इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको। तीसरी बात, उसमें कौन सा कार्बन ढांचा है, कार्बन का स्केलेटन किस प्रकार से है, किस प्रकार से उनकी कार्बन की बॉन्डिंग है, और लास्टली पदार्थ कैसा एरोमेटिक है या नहीं, और यदि एरोमेटिक है तो उसके अंदर किस प्रकार का प्रतिस्थापन है, डाइसब्स्टिट्यूटेड है तो ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। इन चार बातों की जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है और ये हमारा उद्देश्य है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब हम किसी आईआर स्पेक्ट्रम को इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको स्कैन करते हैं और उसका हम अध्ययन करते हैं तो कुछ वैल्यूज के बारे में हमको पता होना चाहिए जिसके आधार पर हम उसको कंपेयर कर सकें। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ रेफरेंस वैल्यूज हैं जो प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ज्ञात की गई हैं और अदरवाइज कोई दूसरा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हो, सेम मीडियम, सेम कंडीशन, सेम सॉल्वेंट, सेम फेज के अंदर यदि हम स्पेक्ट्रम किसी पदार्थ का रन करें तो ये वैल्यूज करीब करीब एक्यूरेट होती है। साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितनी कम ज़्यादा है। जो हम यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू है, आदर्श वैल्यू, आदर्श मान जो है अलग अलग केमिकल बॉन्ड्स के, उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं तो किस प्रकार का केमिकल एनवायरनमेंट हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने लिखी हैं और आगे के लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसके स्ट्रक्चर जो आपके सिलेबस में हैं, आपके एग्जामिनेशन के और कंपटीशन में भी पूछते हैं। और जो वैल्यूज हमें याद, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज याद नहीं रहती है, अदरवाइज तो किसी स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के अंदर वैल्यूज दी जाती है और दूसरी और टेक्निक्स जो है स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उनको साथ में कोरिलेट करके ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो हम निर्धारित करते हैं। केवल आईआर की वैल्यू से ही नहीं होता है, बट फिर भी आईआर की कुछ वैल्यू जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमें याद होनी भी चाहिए। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर वाइज। सबसे पहले
हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन। एल्केन, तो एल्केन हम जानते हैं सैचुरेटेड होता है, संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के अंदर, उसको हम एल्केन कहते हैं। तो एल्केन के अंदर कौन कौन सी केमिकल बॉन्डिंग है, खास कर वो वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है। जैसे उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोकार्बन है, तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के, तो सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो एक तो CH स्ट्रेचिंग, मैंने पहले आपको बताया कि स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है कि जो एटम जो है और केमिकल बॉन्ड स्प्रिंग की तरह है, तो स्ट्रेच होता है कि हम उसको कोई रेडिएशन देते हैं और उसको स्ट्रेच होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा उसे मिलती है तो वो स्ट्रेच होता है, कंप्रेस होता है। तो स्ट्रेचिंग जो है वाइब्रेशंस होते हैं, स्ट्रेचिंग मोड जो है उसका, तो CH स्ट्रेचिंग हो सकती है। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है वो है 2960। तो ये अमूमन और कोई यदि फैक्टर्स नहीं है तो सैचुरेटेड एल्केन के अंदर CH स्ट्रेचिंग की वैल्यू इस रेंज में होती है 2960 से लेके 2850। और डिफॉर्मेशन यानी बेंडिंग, स्ट्रेचिंग के साथ बेंडिंग, जो उसके बॉन्ड एक्सिस के आगे पीछे भी घूमता है उसको हम बोलते हैं बेंडिंग। और डिफॉर्मेशन उसकी वैल्यूज है, इसको बंकन कहते हैं, बंकन। ये कम होती है 1485 से लेके 1340 तक के फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर इसका मान है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंदर CH स्ट्रेचिंग की वैल्यू है, CH बंकन की वैल्यू है, और साथ साथ में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेचिंग भी फिंगरप्रिंट रीजन में आती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो ये मुख्य, अगर हमारे पास कोई स्पेक्ट्रम है, कोई वैल्यूज है, तो हमारे दिमाग में ये आती है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड एल्केन होना चाहिए, ये इसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरे हाइड्रोकार्बन पे आते हैं, वो है एल्कीन। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोकार्बन है इसलिए। तो सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग या सैचुरेटेड के अंदर थी या अनसैचुरेटेड एल्कीन के अंदर। अब चूंकि कार्बन कार्बन पास में कैसे डबल बॉन्डेड है, इसलिए स्ट्रेचिंग थोड़ी बढ़ जाएगी इसके अंदर वैल्यू। ये है तो CH स्ट्रेचिंग भी, लेकिन यहाँ पर सैचुरेटेड एल्केन की तुलना में यहाँ पर क्या है, वैल्यूज थोड़ी बढ़ गई है फ्रीक्वेंसीज की। ये क्या हुई है 3100 से 3000 और एक 3090 से 3075, ये दो रेंज आती है। और नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट है उसके अंदर से, ऐसी लाइंस हैं जो नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो उसके लिए जो स्ट्रेचिंग वैल्यू है वो है 1650। कार्बन कार्बन C जो स्ट्रेचिंग वैल्यू 1650 से 1600 आती है, और कॉन्जुगेटेड होती है तो वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रेच होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो लंबा हो जाता है। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन होता है तो उसको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और दैट्स व्हाई द फोर्स कांस्टेंट वैल्यू इज डिक्रीज एंड हेंस द स्ट्रेचिंग फॉर C डबल बॉन्ड C in conjugated diene is lesser than that of the non conjugated. Again, third one hydrocarbon is alkyne, in which the carbon carbon triple bond is present. Here this carbon hydrogen stretching again takes the value 3300 centimeter inverse, and the deformation value for the alkyne is very low, that is in the fingerprint region, marginal fingerprint region, that is 650 to 610 centimeter inverse. It is all about for the hydrocarbons, that is alkane, alkene and the alkyne. Again, now we discuss for the aromatic hydrocarbon. It is very important part and important application of the IR spectroscopy. We have to decide whether the compound is aromatic or not. Here there are very several physical techniques also present for the detection of the aromaticity of the compounds, but here is the IR spectroscopy technique is a very adequate and accurate technique for this. Here again we can see that the aromatic in the benzene structure and carbon carbon double bond is present in there, and all the three double bonds are in the conjugation. तो यहाँ पर आप देखें कि यदि कार्बन और हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग की बात करें तो उसकी वैल्यू जो है 3050 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आपको आईआर स्पेक्ट्रा दिया जाए, आपको पता नहीं है किस कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रा है, और यदि आप देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बैंड 3050 और 3000 के आसपास है, तो यू कैन डेफिनेटली से दैट द कंपाउंड इज एरोमेटिक। केवल देखने मात्र से ही आप उसकी एरोमेटिसिटी के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद उसको फेवर करने वाले दूसरे और फैक्टर्स जो होंगे उनको भी हम साथ में ले सकते हैं, पर जो इनिशियल जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, जो एक्यूरेट इंडिकेशन है, वो इस वैल्यू से मिलता है। अगेन मैंने आपको बताया यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक कंपाउंड में होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो उनकी C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग की वैल्यू जो है 1650
700, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको भी आप नोट करें कि 900 और 700 सेंटीमीटर इनवर्स में यदि CH की कोई ये यहाँ पर कोई पीक है, यदि कोई वैल्यू है, यदि कोई सिग्नल है, तो वो भी हमको इंडिकेशन करता है। इसको इसके साथ में यदि हम जोड़ें, यदि आपने आपको IR रीजन के अंदर देखा, फंक्शनल ग्रुप रीजन में देखा और बाद में आप देखते हैं फिंगरप्रिंट रीजन में, तो यदि ये दोनों वैल्यू है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है। और इसके साथ साथ में ये सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, केवल एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है और एक ही सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर है, तो 710 770 सेंटीमीटर इनवर्स पर बेंडिंग वाइब्रेशन आएंगे कार्बन H के। और यदि डाई सब्स्टिट्यूटेड है, यदि मेटा है तो 800 से 750, ऑर्थो है थोड़ा कम 770 से 735 और यदि पैरा है तो थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो अल्कोहल और फिनोल्स के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अल्कोहल्स है और फिनोल्स है, इनके अंदर क्या होता है, ये सेंसिटिव है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें एसोसिएशन आसानी से हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है और वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो पहले भी बात हो चुकी है कि IR टेक्निक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में गुड इंफॉर्मेशन देती है, सही इंफॉर्मेशन देती है। One can identify the presence of hydrogen bonding in the compound with the help of the IR spectroscopy technique। तो यदि और भी मैंने आपको बताया कि जब बॉन्डेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जो बॉन्ड है फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वैल्यू का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि अल्कोहल्स और फिनोल्स हैं तो उसके अंदर OH स्ट्रेचिंग फ्री का मतलब है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 3700 से लेके 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होती है। 3700 से लेके 3500 इट इज फॉर द OH स्ट्रेचिंग इन द अल्कोहल्स एज वेल एज द फॉर द फिनोल्स। नाउ यदि ये बॉन्डेड है तो बॉन्डेड होने से क्या होगा, ये वैल्यू कम हो जाती है। तो यदि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है हाँ तो क्या होगी, इसकी वैल्यू कम हो गई 3400 से 3200, 3700 से कम हो गई 3400 और 3200 के आसपास होगी। तो हम बता देते हैं कि अल्कोहल फिनोल तो है लेकिन कैसा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और इंट्रामॉलिक्यूलर यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन आप यहाँ देखें ये 3570 किसके लिए है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड है लेकिन जो वैल्यू इंटरमॉलिक्यूलर में कम हुई है और इंट्रामॉलिक्यूलर में कम हुई है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच के अंदर, तो यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर में थोड़ा डिफरेंस कम होता है। तो इसके आधार पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस को भी हम बता सकते हैं और डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ इन द फिनोल्स इट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ भी क्या है, OH स्ट्रेचिंग का मान तो मैंने जैसे पहले आपको बता ही दिया है। एडिशनली यहाँ पर क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। यदि ये 1200 और 1410 के आसपास आती है तो वन कैन से कंपाउंड हैविंग द फिनोल। तो एरोमेटिक है तो एरोमेटिक की वैल्यू तो साथ साथ में आएगी इस फिनोल के लिए, लेकिन ये एडिशनल वैल्यू यदि आती है तो ये फिनोल के बारे में इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल ग्रुप दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में यदि डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे एसिड्स है, एनहाइड्राइड्स है, एस्टर्स है, लैक्टोन्स है, एमाइड्स है, दिस ऑल कंपाउंड्स हैविंग द कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप द डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड इट इज वेरी पोलर बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे C डबल बॉन्ड वो है और रिमेनिंग जो इसके साथ जो वैलेंसीज है वो यहाँ पे एल्किल ग्रुप है। तो यदि ये दोनों एल्किल ग्रुप जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, वो दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हो। तो जब इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करेंगे तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो फोर्स कांस्टेंट है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। बट यदि ये जो ग्रुप है दोनों R1 R2 ये कैसे हो जाएंगे, यदि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं तो वो कार्बन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो लेंथनिंग ऑफ दिस बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये ज्यादा हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो है इसका मान कम हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू जो मैं आपको बताता हूं कि यदि अच्छा हम कार्बोनिल ग्रुप का बात करें तो 1650
ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान कर लें। तो यदि आपके किसी कंपाउंड के आईआर स्पेक्ट्रम में 1650 से लेके 1950 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में यदि कोई स्ट्रॉन्ग पीक आती है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति का। लेकिन इसके साथ साथ में हमें दूसरी बातें भी देखनी होगी, क्योंकि कार्बोनिल समूह में बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो जैसे सैचुरेटेड एल्डिहाइड है CHO समूह एल्डिहाइड है, तो यदि सैचुरेटेड है तो इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इसकी स्ट्रेचिंग वैल्यू कितनी होगी? ये इंपॉर्टेंट सारी वैल्यूज हैं, इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। 1740 से लेके 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। आगे हम कुछ और जब एक्सरसाइज करेंगे तो इन वैल्यूज को हम जरूर और जरूर उपयोग में लेंगे। तो ये आपकी बुक्स में भी है, वाई.आर. शर्मा की बुक आप देख सकते हैं, पी.एस. कलसी की बुक आप देख सकते हैं, तो उसमें ये सारे चार्ट हैं। तो यहाँ पर सैचुरेटेड CHO यदि ग्रुप है तो यहाँ पर CHO होने से क्या होगा कि C डबल बॉन्ड की वैल्यू जो है तो इस रीजन के अंदर ही, बट वैल्यू क्या हो जाएगी 1740 से लेके 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। और यदि जैसे आप यहाँ देखें ये फॉर्मल एल्डिहाइड है SCHO, ये क्या है CH3CHO। तो यहाँ पर CH3 को होने से CH3 समूह कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, रिपेलिंग। तो ये देखो वैल्यूज कम हो गई है 1750 फॉर्मल एल्डिहाइड के लिए, लेकिन यहाँ वैल्यूज कितनी हो गई 1745। इसी प्रकार से यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें क्या हो अल्फा बीटा कार्बन में भी डबल बॉन्ड हो, तो वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, कि कॉन्जुगेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये 1705 से 1680 के पास आएगी। और एरिल एल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसके लिए वैल्यू थोड़ी और कम होगी, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का कहां घूमेगा? रिंग में घूमेगा, भले के साथ साथ भी घूमेगा। इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। और जितने एल्डिहाइड्स हैं तो एल्डिहाइड्स में CHO तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन साथ में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो सभी एल्डिहाइड्स के अंदर CH स्ट्रक्चर की वैल्यू ये है 29 90 2820 और 27 70 2700। तो ये वैल्यू कितनी आएगी C डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ? तो आप क्या कहेंगे? कंपाउंड इज इन एल्डिहाइड, इट इज एल्डिहाइड कंपाउंड। अगेन कीटोन, तो कीटोन में एक बात ध्यान रखो कि कार्बन CH की स्ट्रेचिंग तो आती है, लेकिन वो किसकी आएगी? एल्केन की आएगी, एल्किल ग्रुप की आएगी, नॉट फॉर द CH जो कि डबल बॉन्ड से बना हुआ ऑक्सीजन, वो तो एब्सेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पर यदि सैचुरेटेड कीटोन है तो उसमें आप ये देखें कि एल्डिहाइड की तुलना में C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग का मान कम होता है। जहां एल्डिहाइड में 1740 से 1720 है, वहां कीटोन में कितना हो गया 1725 से लेके 1700। और यहाँ पर अगेन इनोन्स है, अल्फा बीटा सैचुरेशन है, कॉन्जुगेशन है और कम हो गया। तो क्लियर इंडिकेशन है कि कहां कॉन्जुगेशन है, प्रेजेंट है या नहीं है, इस वैल्यूज के आधार पर आप बता सकते हैं। तो वैल्यूज कम हो गई, इसका मतलब आप क्या बताएंगे? यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। 1685 CO स्ट्रेचिंग की वैल्यू इतनी कम हो जाती है। और एरिल कीटोन अगेन यहाँ पर भी क्या होगा? कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर होगा और वैल्यू 1670 से 1660 में होती है। और CH स्ट्रेचिंग चूंकि एल्किल ग्रुप होगा तो यहाँ पर 3600 से लेके 2600 सेंटीमीटर इनवर्स की वैल्यू जो है वो CH स्ट्रेचिंग की कीटोन में भी होगी और एल्डिहाइड में भी होगी। और दूसरे जो कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड के, उसमें हम NH2 की देखेंगे, NH स्ट्रेचिंग देख लेंगे। और यदि क्लोराइड है तो एलाइड कंपाउंड के देखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ कंपाउंड्स के बारे की वैल्यूज जो है आज डिस्कस की है। इसकी कुछ एप्लीकेशन, कुछ मैं आपको सैंपल क्वेश्चन जो है उसको बताऊंगा, जिससे और थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके आई वैल्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से देख लें, मैं थोड़ा हटके आपको बता रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, थोड़ा देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। बाकी मैंने आपको बुक्स के नाम बताए हैं, उनमें आप देख लें, ये कोरिलेशन डाटा आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।